हेलो लर्नर्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। हरियाणा बोर्ड का 12th क्लास का पेपर 10 मार्च 2023 को हुआ था इकोनॉमिक्स का। ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी पेपर एनालिसिस की, जिसमें सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी के अलग अलग पार्ट वाइज मैंने आपको सारे पेपर यहाँ पर फुल सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किए हैं। तो आज ये अपने उस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, जिसमें सेट डी का पार्ट सेकंड हम करेंगे, जिसमें 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उस क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी। 1776 में उनकी बुक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ हेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है। इस तरीके से आपने लिख देना था। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ये दो आपने बता देनी थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल। मांग अनुसूची क्या है, जिसमें प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ये अलग अलग उसमें टेबल की फॉर्म में दिए रखे होते हैं। आप टेबल बना के भी दिखा सकते थे 2 नंबर में। व्हाट आर प्रोड्यूसर गुड्स, उत्पादक वस्तुएं कौन सी होती हैं। एक उत्पादक जो रॉ मटेरियल को यूज़ करके फाइनल गुड में इनको क्या करता है, परिवर्तित करता है। उत्पादक वस्तुएं होती हैं वो प्रोड्यूसर गुड होती हैं, ठीक है, जिनको एक प्रोड्यूसर बेचने के लिए रेडी होता है। उसके बाद व्हाट यू मीन बाय रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह क्या होता है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। उसके बाद राइट टू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के 2 कार्य, ये बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है। इस तरीके से आपने इसके 2 कार्य बता देने थे कोई भी। व्हाट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी, जिसमें काम मिल रहा होता है बट वो काम करने के लिए रेडी नहीं होता, ठीक है, अपनी इच्छा से वो बेरोजगार है। उसके बाद रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू ए फैक्टर 4 नंबर में बताना था। रिटर्न्स टू ए फैक्टर एक शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है, रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन है। रिटर्न्स टू ए फैक्टर में ओनली 1 वेरिएबल फैक्टर होता है, दैट इज लेबर। रिटर्न्स टू स्केल में ऑल फैक्टर वेरिएबल होते हैं। रिटर्न्स टू जो ए फैक्टर है वहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन घटते बढ़ते अनुपात का नियम होता है। और रिटर्न्स टू स्केल में क्या करते हैं, सारे साधनों में चेंज करने से उत्पादन में चेंज होता है। इस तरीके से आपने 4 नंबर में क्वेश्चन का डिफरेंस आपने बता देना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये निकालना है। टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके, जो ये देखिए एवरेज कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, ये वाली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, तो हमने क्या करना था, TCN-TCN-1 ये वाला फॉर्मूला लगाना था। टोटल कॉस्ट अगली में से पिछली वाली यूनिट को माइनस कर देना था, ठीक है, तो आपकी ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, 4 फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन की। बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले, समरूप वस्तुएं होती हैं, प्राइस ट्रेकर होती है फर्म, ठीक है ना, परफेक्ट नॉलेज, और ये सब 4 इसकी विशेषताएं बतानी थी। डिफरेंस बताने थे मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में 4। वहाँ पर मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, प्राइस ट्रेकर होती है फर्म, ठीक है, और प्रोडक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और वहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले, सेलिंग कॉस्ट होती है, और क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं, एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। 4 ये आपने बता देनी थी। उसके बाद पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम में डिफरेंस बताना था। पर्सनल इनकम जो प्राइवेट सेक्टर से इनकम हमने मिली हुई है, प्राइवेट इनकम, उस प्राइवेट इनकम में से हमने जो कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग वो माइनस कर देना, वो पर्सनल इनकम बन जाती है। और नेशनल इनकम हमारी आपको पता ही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम फ्रॉम अब्रोड से भी आई हुई है वो उसमें ऐड कर देते हैं, और सामान्य निवासियों द्वारा जो भी कमाया जाता है वो सब, ठीक है। इस तरीके से आपने दोनों के मीनिंग बता के इसके फॉर्मूले लिख देने थे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट वो बताने थे। क्वांटिटेटिव जिसमें CRR, SLR, ये रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये वाले बता देने थे। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपने डिफरेंस बताना था। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगा उसी को देना, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस एक ही पर्सन पर पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पे लगा वो उसको शिफ्ट भी कर सकता है, शिफ्टिंग, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम बना के भी बता सकते थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस्ड, क्योंकि इसको ये कहते हैं क्यों होता है, क्योंकि इसको एरर ओमिशन करके हम उसमें बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बैलेंस में ही दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 4 नंबर में ये बता देना था। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का, मांग फलन, इसका मीनिंग बताना और उसको निर्धारित करने वाले तत्व, 6 तत्व यहाँ वर्णन कर देने थे। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, वेदर, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब सारे पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का ही अथवा में दे रखा, व्हाट डू यू मीन बाय मनी, मनी और इसके फंक्शन, विनिमय का माध्यम है, स्थगित भुगतान
सामान इसको स्टोर किया जा सकता है, ये सब इसके बहुत सारे फंक्शन आपकी बुक में दे रखे हैं। व्हाट इज ओलिगोपोली? अल्पाधिकार, देयर आर फ्यू सेलर एंड मैनी बायर्स, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स की इसमें इंटरडिपेंडेंस होती है, सेलिंग कॉस्ट होती है, ये वाली इस तरीके से 6 आपने इसकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी थी। सप्लाई क्या है और इसका लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई जो पूर्ति है एक निश्चित कीमत पर एक प्रोड्यूसर जब बेचने के लिए तैयार होता है, और लॉ ऑफ सप्लाई मतलब जो ये वाला अपवर्ड स्लोपिंग, प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, फॉर्मूला बता के डायग्राम बता के एक्सप्लेन। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी थी, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इस अथवा में हम ये नॉर्मल रेजिडेंस वाला ये कर सकते थे कंसेप्ट, एक नॉर्मल रेजिडेंट को एक देश के सामान्य निवासी, डोमेस्टिक जो टेरिटरी के अंदर बाउंड्री और ये सब सारा वो बिल्कुल स्टार्टिंग में नेशनल इनकम वाला जब चैप्टर आपका स्टार्ट होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। आई होप आप बहुत अच्छे से ये सारा पेपर करके आए हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ये सीरीज़ आप कंप्लीट देख लीजिए और कंपैरिजन कीजिए कि आपका पेपर दूसरे सेट के कंपेटिवली कैसा है और आपने कितना स्कोर यहाँ पर बना चुके हैं आप। ठीक है, सभी बच्चे बहुत बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।